नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी के चुनावी दंगल में जो एक्सप्रेसवे का तड़का लगा है उस पर बात हो जाए। आज मंगल के दिन एक्सप्रेसवे पर चुनावी महाभारत के नाम आज का दिन जो है वो रहा है। आज का दिन मंगल है, चुनावी दंगल का मंगल है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, हुंकार भरी, कहा कि इससे पूरे इलाके के विकास को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी पहले की सरकारों पर बरसे, माफियावाद और परिवारवाद वाला ताना कसा। पीएम मोदी ने लोगों को भरोसा दिया कि यूपी में डबल इंजन की सरकार से ही लोगों की भलाई हो रही है और आगे भी होगी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे वाला काम उनका है, ये तो बीजेपी अपना नाम चिपका रही है। हुंकार में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हुंकार भरेंगे। सवाल यह कि क्या एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए यूपी में सत्ता की वापसी का रनवे साबित होगा? एक्सप्रेसवे से मोदी के हुंकार, विपक्ष पर करारा वार। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मिशन पूर्वांचल के वास्ते सड़क के रास्ते। जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अखिलेश पर सवाल, कानून व्यवस्था का बताया बुरा हाल। यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अखिलेश ने कहा, मेरा काम मोदी का नाम। समाजवादियों ने बना करके दी, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लखनऊ से गाजीपुर का रास्ता, 248 सीटों का वास्ता। सोचा किसी दूसरे ने, कल्पना की किसी दूसरे ने, उसका प्रारूप दूसरे ने बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेने को पहुंच गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भौतिक विकास के मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था। आसमान से शौर्य की उड़ान और निशाने पर है चुनावी अभियान। यूपी में डबल इंजन की सरकार यूपी के सामान्य जन को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता साधना भारती इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, पहली मर्तबा इस डिबेट में शामिल हो रही है मेरे साथ हुंकार में। सो विशेष वेलकम है साधना आपको। एसपी प्रवक्ता राजीव राय इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, शुरुआत आपसे करूं इसलिए क्योंकि बीजेपी गदगद है। वो ये कह रही है एक्सप्रेसवे के रास्ते मिलेगी हमें यूपी की गद्दी। नहीं रूबिका जी, जरा देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं यहाँ पे। हेलो जी जी, हमसे पूछा ना रूबिका जी? हाँ रूबिका जी, मैं क्या वार्तालाप का एक्सप्रेसवे जो है उस पर दौड़ाइए गाड़ी, कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के कार्यकाल को अगर देख लिया जाए मिलाकर तो 15 साल का कार्यकाल रहा और दोनों ने मिलकर अपने कार्यकाल के दौरान केवल 467 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया और आज केवल 4.5 सालों में ही 641 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो चुका है। तो काम बोलता है। इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल तक 2017 तक उत्तर प्रदेश में
कुल कितने एयरपोर्ट थे जो कि आम जनता के लिए खुले थे? केवल लखनऊ और वाराणसी था। लेकिन आज की डेट में आप देखें तो 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। अभी पिछले ही हफ्ते कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। संसाधन वही है रूबिका जी, प्रदेश वही है, लेकिन काम करने की नीयत बदली है। लोगों आज यही पूर्वांचल आजादी के बाद से लेके अब तक कितना उपेक्षित था, इस बात का अंदाजा आप लगा सकती हैं कि माफियाओं की अगर पहली पंक्ति मिलती थी तो आजमगढ़ से जोड़ा जाता था। हम लोग पिक्चरों में देखते थे कि एक बोर्ड लगा रहता था 500 किलोमीटर आजमगढ़। ये तो स्थिति बना दी गई थी पूर्वांचल की। समाजवादी पार्टी जिसे कहती है कि ये हमारा एक्सप्रेसवे है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनसे पूछिएगा कि उन्होंने जमीन के जब डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो कितने परसेंट जमीन का एक्वायर करना पड़ता है तब जाकर सबमिट होता है। 25% जमीन भी रूबिका जी एक्वायर नहीं की गई थी और आज दावा कर रहे हैं कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये हमारा प्रोजेक्ट था और इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। आप इनसे पूछिए कि जो इन्होंने डीपीआर बनाया था उससे कम 3,000 करोड़ से कम की लागत में ये एक्सप्रेसवे बना है, तो 3,000 करोड़ रुपया आम जनता का पैसा ही तो बचा। रूबिका जी पूछिए रूबिका जी कि पूर्वांचल में कितने घंटे बिजली आती थी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हम पढ़ाई करते थे रूबिका जी, ईमानदारी से बात बता रहा हूं कि सवेरे से शाम तक हम बिजली नहीं देखते थे और इन्वर्टर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में इसीलिए हुई। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल माफियाओं के लिए जाना जाता था, एक विशेष परिवार सैफई गांव तक ही जो बिजली सीमित रहती थी, जहां कार्यक्रम कराए जाते थे, रंगारंग कार्यक्रम। आज अगर उत्तर प्रदेश में बिजली पहुंच रही है रूबिका जी, तो आप आसानी से आप आज देख सकती हैं कि 1 करोड़ 38 लाख तो ऐसा मुझे डॉक्टर साहब प्रतीत हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश जो है अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था योगी जी के आने से पहले, और अचानक योगी जी के आने के बाद जो है स्थिति बदल गई है। वहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, बत्तियां दिन रात जलने लगी हैं, लड़कियां तमाम सेफ हो गई है। इकलौता राम राज्य अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में ही है। डॉक्टर साहब सच्चाई ये है कि थोड़ा हुआ है और बहुत कुछ होने की अभी जरूरत है। अगर आपने एक्सप्रेसवे का काम किया तो आपको बहुत सारी बधाइयां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उत्तर प्रदेश को चांद सा दिखाने लगे, जैसे शायर लोग महबूबा को लुभाने के लिए वो चांद दिखाते हैं। इतना तो हमें समझना होगा। मैं प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड पर बात कर रही हूँ। राजीव राय साहब, भाई खाली जो है वो पत्थर रख देने से कि चलिए काम शुरू हो गया थोड़ी एक्सप्रेसवे आपके नाम हो जाएगा। काम जब पूरा करेंगे तो नाम भी होगा। तो रूबिका जी, तो हमने केवल आपके सामने आंकड़े ही तो रखे ना पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में। आप बताइए कितने एम्स थे? मैं समझ गई। तो आपने नहीं तथ्यों की बात की आपने, लेकिन वो जो आप तस्वीर उकेर रहे हैं ना वो बड़ी वैसी लग रही है कि इससे बेहतर कोई जहां नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए। डॉक्टर साहब, अब राजीव राय साहब जवाब दीजिए। चुनाव में खास तौर से दिल्ली से लखनऊ तक जरूर एक्सप्रेस पर कई बार आई होंगी, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं सभी चैनलों पर अनुरोध करता हूं कि इस एक्सप्रेसवे के लिए एक बार जरूर मेरे लोकसभा तक आइए। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। 2 बातें खास करना चाहता हूं, मैं 2 पॉइंट रिप्लाई दूंगा। पहली बात, जब आप लखनऊ से दिल्ली पहुंचेंगे या दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे, 340 किलोमीटर का एक्सप्रेस है। एक बात मैं बार बार सारे चैनलों पर बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर और शौचालय के नाम पर बहुत ही इमोशनल कार्ड चला था। आप 340 किलोमीटर जब हमारे यहाँ आप आइएगा मैं रुपया लियाकर जी, तो आप वापस हो गया आइएगा। 340 किलोमीटर पर कहीं एक शौचालय नहीं मिलेगा जो हमारी माँ बेटी बहन को जाने की जरूरत पड़े या किसी को पड़े तो मिल जाए। गाड़ी में तेल जरूर भरवा के आइएगा और 2 4 स्टेपनी भी लेकर आइएगा, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गुणवत्ता के बाद जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कितनी फ्रस्ट्रेटेड है कि अपने प्रार्थी स्पोक्समैन को बेचती है। आप बताइए, कांग्रेस आपको प्रोफेसर है जीवन में, रोड कांग्रेस का मानक होता है कि मेडन बीच का डिवाइडर 12 मीटर होना चाहिए। आपने उसको कम कर दिया, सिलिकॉन सीट को कम कर दिया, थिकनेस को कम कर दिया, मंडियों को हटा दिया, सुविधाओं को हटा दिया और करोड़ों रुपया खरीद लिया। जिस कंपनी को आपने राम मंदिर और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई, उसने ये काम को छीन लिया, क्योंकि आपके लोगों को उसमें हाथ था लूटने का। पहली बात। दूसरी बात, आप बिजली की बात कर रहे थे सर, मैं भी इन्वर्टर पर ही लाइव चैनल पर हूँ
और फोन करके जरा मेरी फोटो इन्वर्टर पर भी लाइव चैनल पर हुई। पहली बात। दूसरी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं रुबिका जी कि उत्तर प्रदेश से माफिया गुंडे फंस गए। एनसीआर जी क्या करे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर सारे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश से भाग गए तो जो रोज अपराध हो रहा है, जो एनसीआर जी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, तो आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, आपके भेजे हुए गुंडे कर रहे हैं या आपके फालतू लोग कर रहे हैं? इस बात की भी जानकारी देश में लोगों को जाना चाहिए। बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं 1 मेगावाट यूपी में कहीं बिजली पैदा किया, जो हमने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था उसके अलावा कोई एक शुरू किया आपने? काम कुछ नहीं किया झंडा बदलने के लिए। और आपसे मैंने जब पहला बार ये इसी चैनल पर मोदी जी, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे तो मैंने पूछा था कि अलाइनमेंट, खाली नाम बता दो, अलाइनमेंट क्या है, तो नहीं बता पाए थे। आप लोग आंकड़े बता रहे हैं, आप लोग भाजपा यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हैं ना। मैंने प्रवक्ता को देखा, विद्वान प्रवक्ता है। महंगाई बढ़ने से गरीबों को फायदा है, दूध ज्यादा महंगा बिक रहा है तो दूध वाले को फायदा है, सब्जी ज्यादा महंगा बिक रहा है तो सब्जी वाले को फायदा है। ये थियरी सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है। ओके, ओपनिंग रिमार्क का मैंने आप दोनों को अच्छा खासा मौका दिया है। अब आपकी बातों का जवाब दे डॉक्टर साहब। उससे पहले मैं चाहती हूँ अहमद खान साहब भी यहाँ पर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और हिंदुस्तान के प्रधान संपादक भी हैं। पहले अहमद खान साहब, एक्सप्रेसवे पर आप गए क्या? कौन से एक्सप्रेसवे की बात कर रही हैं आप? जमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रही है तो बताइए, मैं उस पर गया हूँ। और लखनऊ से जो एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक का एक्सप्रेसवे, कुमारी मायावती जी का डीपीआर था और इनके किलोमीटर जो बोल रहे राय साहब, पूरी समझ लीजिए 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर लखनऊ से दिल्ली है। कितना एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, कितना बहन कुमारी मायावती ने बनाया। और गंगा एक्सप्रेसवे जो वहां पर 40% से ज्यादा जमीन एक्वायर कर ली गई थी, आज भी बलिया में पत्थर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद उसको बंद कर दिया, नई काम चालू किया। और आप भारतीय जनता पार्टी की चली चला का बेला है तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ काम शुरू किया इन्होंने। एक्सप्रेसवे बनाने पर जो प्रधानमंत्री का भाषण था रुबिका जी, वो जो बातें कह रहे थे तो योगी आदित्यनाथ जी मुस्कुरा रहे थे कि जो हमने काम नहीं किया वो भी गिना दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कमाल कर दिया, जैसे लगता है उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया, कहीं महिलाओं का कोई अपहरण नहीं हो रहा है, चीरहरण नहीं हो रहा है। अभी इनका गृह राज्य मंत्री योगी जी के गृह राज्य मंत्री अभी लखीमपुर खीरी में 120 के मुलजिम है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? दूरबीन से देखना नहीं पड़ रहा है, सामने खड़ा है वो। लखनऊ के भाषण में इनके साथ उखाड़ा था अमित शाह जी के साथ में। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बदतर है। बहन कुमारी मायावती के शासन में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे था। उन्हीं के जमाने में हाई कोर्ट का राम जन्मभूमि का फैसला आया था। अब आदमी से आदमी नहीं टकराया, साइकिल से साइकिल नहीं टकराई। कानून व्यवस्था नंबर 1 पर बहन कुमारी मायावती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए दंगे हुए, खूब दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, 50,000 मुसलमान टेंटों में रहने को मजबूर हो गया था। हिंदू भागने लगा था, पलायन करने लगा था। और जब ये मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था तो ये सैफई में बैठ के बंबई से बुला के नर्तकियों को नाच देख रहे थे। तो ये दोनों सरकारें फेल रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी के शासन को लोग आज भी याद कर रहे हैं। दर्द है, ये दर्द तब क्यों नहीं था जब बुआ भतीजा साथ आ गए थे? ये दर्द आपने कौन सी पेटी में तब छिपा दिया था, ये बताइए मुझे। तब ये दंगे आपको क्यों याद नहीं आ रहे थे? तब मुसलमानों का दर्द जो है वो आपने कहाँ गाड़ दिया था, आज वापस उभर आया है। ये आप जब आपकी मर्जी होगी तब जालीदार टोपी पहनेंगे, जब आपकी मर्जी होगी तब आप साइकिल पर सवार हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। सुन लीजिए अपनी बात। जनता के हित में हमने जो भी फैसले लिए जनता के हित में, लेकिन जब हमको लगा कि ये वही उनका राज है तो हमने उनको तुरंत झटक दिया, इनको रखा नहीं है के लिए। फिर हमने तुरंत हाथ झटक दिया कि नहीं ये उसी लायक है ही है। ये गुंडा राज लाखों सलाम सर, आपकी नियत को लाखों सलाम कि आपने बड़ा ये ट्रायल किया आपने कि चलो जनता के हित में जरा ट्रायल। सर ये जनहित में नहीं था, ये दलहित में था, ये पूरा देश जानता है।
तो कहाँ आप हमें, आप अपने झूठ के एक्सप्रेसवे पर मत ले जाइए हमको एमएच खान साहब, आज नहीं। मैं ये कह रही हूँ एक्सप्रेसवे पर चर्चा हो रही है, आप उस एक्सप्रेसवे से तमाम तरीके के दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। अगर एक्सप्रेसवे अच्छा बनाए तो तारीफ कीजिए ना सर, दिल से तारीफ कीजिए, क्यों कतरा रहे हैं? शशि शेखर साहब, मैं ये कह रही हूँ कोई भी पार्टी हो, मैं ये कह रही हूँ कि तीनों ने मिलकर ही एक्सप्रेसवे बनाया हो। 341 किलोमीटर में 100 किलोमीटर राजीव राय की पार्टी को दे देते हैं, 100 किलोमीटर बीजेपी को दे देते हैं, 100 किलोमीटर एमएच खान की पार्टी को दे देते हैं। लेकिन ये क्या कि एक्सप्रेसवे की जलन के मारे आप अच्छे काम को भी नहीं सराहेंगे। रुकिए खान साहब, आ रही हूँ, कोई बात नहीं, घंटा भर है हमारे पास, रुक जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा 10 सेकंड। एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, इसमें चलिए तो कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है। अभी आपने कहा कि आप उस एक्सप्रेसवे पर गए ही नहीं है, आपको कैसे पता? कैसे पता आपको? अब ऐसा तो नहीं था हूँ मैं, ऐसा तो नहीं, हमारे लोग नहीं है, लोग बताते हैं, जताते। हम तो एक बार गए हैं, जाने के बाद 5 किलोमीटर बाद अगर डाइवर्जन है, आगे नहीं जा सकते आप। हाँ तो ऐसा कीजिए, हाँ तो ऐसा कीजिए एमएच खान साहब, आज आप यहाँ कसम खा लीजिए कि आप इन 9 जिलों से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कदम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार ने बनाया है। आप उसी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे जो मायावती जी की सरकार में बना है। ठीक है एमएच खान साहब, आज कसम खा लीजिए, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। हमारा टैक्स लिया जाता है। अच्छा, हाँ तो आप जाएंगे, तो एक्सप्रेसवे अच्छा है ना, सहूलत के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे ना। टैक्स पे का पैसा लगा, आप बनाइए पूरी तरह से, आप वहाँ फूड पॉइंट बनाइए, अच्छा एक्सप्रेसवे बना है, सहूलत के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे ना। आपके पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है ना। या तो ये मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि एक्सप्रेसवे काम का नहीं है, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। कह रहा हूँ मैं, जनता के हित के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, टॉयलेट महिलाओं के लिए, फूड पॉइंट होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रुकिए मैं ठीक करवाती हूँ आपकी आवाज और उसके बाद सुनती हूँ। शशि जी, देखिए रूबिका, नेता लोग जो भी कहें, मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट भाव से आपको बताना चाहता हूँ। आज के अगर कार्यक्रम को देखिए तो प्रधानमंत्री संदेश क्या दे रहे थे। आज वो एक मालवाहक विमान से उतरे, वो मालवाहक विमान जो कि संसार में सर्वाधिक कैपेसिटी वाला है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार ने इसको चाइना बॉर्डर पे उतार के एक मैसेज दिया था कि हम अपने सैनिकों को, साजो सामान को बहुत जल्दी यहाँ पहुँचा सकते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री मालवाहक जहाज में नहीं गया, सामान्य दिनों में वो वहाँ गए। क्या मैसेज था वो मैसेज ये था बहुत साफ साफ कि ये एक्सप्रेसवे जो है ये पूरी कैपेबिलिटी के साथ है, और जो बड़ी संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, उनको ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री की अपनी एक राजनीतिक शैली है, वो जो बोलते हैं उसके कुछ मैसेज होते हैं, लेकिन वो अपने काम धाम से भी बहुत से मैसेजेस देते हैं। मैं जैसे आज आप उदाहरण देखिए कि कुछ 100 मीटर उन्हें पैदल चलना था जहाज से उतर के, लेकिन उनके पीछे कोई भी अंगरक्षक नहीं दिख रहा था। आमतौर पे अंगरक्षकों से भरी संस्कृति में ठीक है सिक्योर किया होगा, पैरामीटर बना होगा, लेकिन वो कैमरे में बिल्कुल अकेले दिख रहे थे। तो वो एक साधारण इंसान का बार बार मैसेज देने का प्रयास करते हैं। और अगर आप उनके कल के मैसेज को भी देखिए तो गोंड राजाओं के बहाने उन्होंने सोनभद्र मंडल में जो गोंड वोटर्स हैं उनको सीधे सीधे संबोधित किया। तो देखिए राष्ट्रीय यज्ञ है, और इस देश में जहाँ चुनाव 12 मासा होते हैं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री हर किसी भी मौके का उपयोग जनता को मैसेज देने से चूकते नहीं हैं। ये तो थी एक बात। दूसरी, आज भी उन्होंने अखिलेश पर, विपक्ष पर जो हमले किए वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप उनके कल से आज तक के मैसेजेस को देखिए, 3 फंक्शंस को अगर आप फॉलो कीजिए, तो उन्होंने किस तरह कल कहा कि हम वीआईपी कल्चर से एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट की कल्चर को ईआईपी कल्चर लागू करने में कामयाब हुए हैं। मतैक्य नहीं हो सकता, मत विभिन्न होगा, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया। आज सवेरे उड़ान भरने से पहले उन्होंने सीएजी के एक फंक्शन में कहा कि मैंने पारदर्शिता के दिन लाने का प्रयास किया है। तो जाहिर है कि वो बार बार समाज के विभिन्न तबकों को मैसेज देते हैं, और वो जानते हैं ये मैसेज तब तक पूरा नहीं होगा जब तक विकास नहीं होगा।
तो ये बात सच है कि मायावती ने एक सड़क बनाई, ये बात सच है कि अखिलेश यादव ने दूसरी सड़क बनाई, लेकिन ये भी बात सच है कि उससे लंबी सड़क कम समय में कम पैसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। तो मैसेज ये है कि डिलीवरी भी दे रहा हूँ, समाज को सीधे तौर पे संबोधित भी कर रहा हूँ और अपने राजनीतिक कारक को भी साध रहा हूँ। तो ये एक तरीके से बहुत क्लियर था रूबिका। तो ये क्लैरिटी जो है साधना भारती, उत्तर प्रदेश के वोटर्स को भी क्या समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली विकास के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और वही चीज शशि शेखर इस वक्त दिखा रहे और समझा रहे हैं। आदरणीय रूबिका जी, देखिए सबसे पहली बात तो देश और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई की मोदी मार है और उत्तर प्रदेश के अंदर इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइंस की योगी सरकार है, ये किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस तरह क्या उत्तर प्रदेश की जनता, अरे उत्तर प्रदेश की जनता को ठीक है एक्सप्रेस वे पर चले तो जाएंगे, लेकिन रोटी रोजगार तो नहीं मिलेगा, उन लोगों को न्याय तो नहीं मिलेगा जिनके साथ अन्याय बीते 4 सालों में हुआ है। अब चुनाव आते ही भाजपा में जाति धर्म को धंधा बनाने के तो सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि यूपी की जनता को प्रसन्न करें, यूपी की जनता से वोट लेना चाहते हैं, तो आप मात्र इस आधार पर इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर अखिलेश जी कह रहे हैं हमने शिलान्यास कर दिया पहले ही, अब मोदी जी और योगी जी उद्घाटन करने पहुंच गए। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में जो विगत हुआ 4 वर्षों में, उसके आधार पर जनता वोट देगी। जो कि अन्याय हुआ, चाहे वो हाथरस की बेटी के शव को आधी रात में पेट्रोल डीजल डालकर जला दिया गया, चाहे गंगा के किनारे हिंदू धर्म के विरुद्ध जाकर लाशों को दफना दिया गया, चाहे एक मायाराम लोधी जो कि एक बीडीसी महिला की रक्षा कर रहा था रात में 2 बजे बहराइच के अंदर भाजपा के गुंडों से उसे पीट पीट के मार दिया गया, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, चाहे बुलंदशहर में गौरी शंकर लोधी को एक दरोगा ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, चाहे वो अरुण वाल्मीकि का मुद्दा हो, चाहे कासगंज में एक युवक को पुलिस की हिरासत में मार दिया गया, उसके बाद पुलिस ये कहती है कि टोटी से लटक कर 2 फुट की और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। तो ऐसे हास्यास्पद बयान पुलिस की तरफ से आना, क्या इस तरह से जनता वोट देने का प्रयास करेगी? क्या इस तरह से आप महिलाओं का सम्मान करेंगे? क्या ये रामराज्य स्थापित करेगा? और बात आपने शुरुआत में की कि मोदी जी ने परिवारवाद पर हमला किया, तो क्या परिवारवाद दूसरी पार्टियों में है? आदरणीय मोदी जी को क्या अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? चाहे वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी हो, चाहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी रहे हो, चाहे कितने ही नेता, मैं आपको फहरिस्त गिनवा दूंगी, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, लगातार चाहे मेनका गांधी जी हो, उनके बेटे वरुण गांधी जी हो, चाहे कितने ही नेता हो गए, भाई परिवारवाद तो इनके परिवारों में भी, इनके कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देख लेना चाहिए, तब मोदी जी जाकर बात करें। दूसरी बात, मैं एक आखिरी बात यही कहूंगी कि देखिए भूल होना प्रकृति है, उसे सुधार लेना प्रगति है, उसे मान लेना संस्कृति है, किसी कुकर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है और अच्छे कर्म का अच्छा लाभ लेना सत्कृति है। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो प्रकृति, प्रगति, संस्कृति, कलंकृति से भी ऊपर उठकर कलयुगी राजनीति दिखाई देती है मात्र, क्योंकि चुनाव आने को है। अब आपको सब दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं यूपी विकास पथ पे तब होता जब लखीमपुर में जो हुआ तो गृह मंत्री के बेटे को सदा आपदा होने के साथ साथ इनके गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाता। क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट को हर बार बीच में आकर सलाह देनी पड़ जाती है भाजपा सरकार को। तो मुझे लगता है ये भी जरूरी है आदरणीय रूबिका जी कि आप एक्सप्रेस वे बनाइए, परंतु लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो किसानों की समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान देना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है मात्र इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी, ना तो मात्र इवेंट और हेडलाइंस के मैनेजमेंट पर वोट उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नहीं करने वाली। बहुत खूब बोली आप। और चूंकि आप पहली बार हुंकार में आई है तो मुझे लगा कि इतना तो आपको मौका आज की तारीख में मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की आप नई नवेली प्रवक्ता हैं और आपके दिल की और कांग्रेस की जो बात है वो सामने आनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि इस तरीके की सरकार है कि उसे हट जाना चाहिए, गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए, तो साधना जी आपका यूएसपी क्या है? आपको क्यों वोट देना चाहिए यूपी की जनता को? देखिए, महिलाओं को अगर किसी ने 40% आरक्षण की बात की है, जबकि आदरणीय प्रियंका जी ने तो ये भी कहा था कि हम 50% देना चाहते हैं, क्या आज तक हुआ? मैं तो पूछती हूँ, क्या करेंगे आदरणीय योगी जी ऐसा? क्या करेंगे आदरणीय मोदी जी ऐसा कि आने वाले आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिला मुख्यमंत्री का भाजपा चेहरा देगी? क्या आने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा किसी महिला प्रधानमंत्री के तौर पे होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सबसे ज्यादा महिलाएं मोदी की कैबिनेट में हैं, आपको ये पता है ना साधना भारती? आप ये जानती हैं ना? नहीं,
हाँ, मैं ये भी जानती हूँ, मतलब ये मैं जानती हूँ कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है, सेकंड मोस्ट पावरफुल या थर्ड मोस्ट पावरफुल भी एक महिला है, दोनों एक ही परिवार की हैं। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सच नहीं है, क्या ये फैक्ट नहीं है कि मोदी की ही कैबिनेट में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं, तो आप महिलाओं के नाम पर वोट लड़ रही हैं, मतलब कांग्रेस जो है महिलाओं के नाम पर वोट मांगेगी, ये आपका यूएसपी है? नहीं, हम मात्र महिलाओं के नाम पर क्यों वोट मांगेंगे? और दूसरी बात, ये आप एक मिनट मुझे बोलने दे प्लीज। जिस बात पर आप कह रही हैं कि महिला सबसे ज्यादा मंत्री हैं, तो फिर मुझे ये भी याद है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में महिला सांसद की तुलना सुपर्णखा से की थी। क्या ये भूल जाए हम? क्या ये भूल जाए कि यही तो याद रखने को तो बहुत सारी बातें हैं। समय पर आप ही की पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी थी, याद है ना, जो अब शिवसेना में राज्यसभा सांसद हैं। वो इसीलिए चली गई थी क्योंकि उनका ये मानना था कि आप लोग महिलाओं के हक के लिए लड़े नहीं। आप ही की पार्टी में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको मैं गिना सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं उस मुद्दे में नहीं जा रही हूँ। साधना भारती, मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये बताइए आपका यूएसपी क्या है? कांग्रेस की यूएसपी महिलाओं पर आप इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली हैं या कोई और मुद्दा है? आप किस मुद्दे को लेकर जो है वो जाने वाली है मैदान में, मैं ये पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की खामियों के आगे उनकी उपलब्धियां बहुत छोटी दिखाई देती हैं। उनकी उपलब्धियों के आगे खामियां बहुत बुरी हैं। मुद्दों के लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? हिंदुस्तान के आजाद में 100 से ऊपर कब पेट्रोल डीजल चला गया, आप मुझे बता दीजिए। जिस समय पेट्रोल 71 और डीजल 55 रुपए हुआ करता था, तब स्मृति ईरानी जी महिलाएं और महंगाई, दो मुद्दे आपने मुझे बता दिए। बेरोजगारी, 3 मुद्दे आपने मुझे बता दिए। ठीक है, और धर्म और जाति के किसान, धर्म और जाति भी आपने मुझे गिना दी, पर धर्म और जाति की बात तो आपके सलमान खुर्शीद करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुगलों को याद आपके सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। पार्टी अगर धर्म और जाति पर नई चुनाव लड़ रही है आपकी, तो फिर क्यों आप एक तरीके के वोटर को लुभा रहे हैं? 340-41 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल, ये 9 जिलों से गुजरता है और इन 9 जिलों की आप विधानसभा सीटों को अगर पकड़ लें तो वो 248 के आसपास होती है। तो अब सवाल ये है कि इन 341 किलोमीटर से क्या 248 वाला जो फॉर्मूला है वो बीजेपी निकाल लेगी? ये बड़ा महीन विश्लेषण है, लेकिन कैसे निकालेगी ये टेढ़ा सवाल है। असिस्टेंट प्रोफेसर डीयू के डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, हालांकि मुझे ये पता है कि नोएडा आने से इससे पहले के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कतराते थे, भाई कहा जाता है वो जिंक्स्ड है। एक्सप्रेसवे को लेकर भी कुछ इसी तरीके की कहानियां हैं कि जिसने भी एक्सप्रेसवे बनाया वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई। देखिए रूबिका जी, ये भ्रम कि जिसने एक्सप्रेसवे बनाया तो सरकार सत्ता में नहीं आई। सरकार सत्ता में नहीं आई तो अपने कृत्यों के कारण नहीं आई। मैंने आपसे पहले ही कहा अपने स्टेटमेंट में कि रूबिका जी, प्रदेश वही है, संसाधन वही है, लेकिन बदली है तो नीति बदली है ना, नियत बदला है। आप मुझे बताइए रूबिका जी कि जिस पूर्वांचल से 4 पीएम बने हों, उस पूर्वांचल की क्या स्थिति रही? आपने हमसे कहा ना कि आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे लग रहा है वो अफगानिस्तान था। रूबिका जी, आप मेरा विश्वास करिए, बिजली नहीं आती थी। हम पढ़ाई किए, हम रहे, अभी भी अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सड़कें गड्ढा युक्त होती थी। दंगा कब हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता था। पर्व और त्योहार आसानी से गुजरते नहीं थे। और हम कैसे भूल जाएं मुजफ्फरनगर का दंगा, हम कैसे भूल जाएं महू का दंगा, हम कैराना का पलायन कैसे भूल जाएं। और उसके बाद से किस प्रकार की बयानबाजी की जाती थी। जब आतंकवादी हमला करते हैं, अयोध्या में आतंकवादी हमला करते हैं, उनको छोड़ने की पैरवी कर दी जाती है तो न्यायालय फटकार लगाती है। और अभी यहाँ पर टेक्निकल बातें की जा रही थी, मीन मीडियन मोड की बात की जा रही थी। रूबिका जी, कितना आसानी से झूठ बोल लिया जाता है। एक्सपर्ट बन जाते हैं लोग टेक्निकल की, जैसे वो सिविल इंजीनियर हों। अरे इंडियन रोड कांग्रेस कहता है कि कम से कम जो विड्थ है वो आप 12 मीटर तक रख सकते हैं। इनके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की विड्थ की मीडियन कितनी है? अरे मानवर 4.5 मीटर ही तो है। लेकिन आपने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसकी विड्थ कितनी है? 5.5 मीटर है कि नहीं? प्रोफेसर विशाल मिश्रा दोनों स्क्रीन पर। राजीव राजी जवाब दीजिए। साफ्ट सोल्जर रूबिका जी, इनका जो साफ्ट सोल्जर है वो 1.5 मीटर, और जो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसका कितना है? 2 मीटर है कि नहीं है? आपने बनवा दिया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, मैं मानता हूँ सही, लेकिन फैमिलिटी सुन लीजिए,
एमिनिटीज कब शुरू नहीं, आप लोग पेपर है कब शुरू हुई? 2018 में वहाँ हुई। प्रोफेसर है तो बोलते रहेंगे तो मतलब ये है। अच्छा डॉक्टर मिश्रा रुकिए एक सेकेंड। आपने कितनी नौकरियां दी थी? आप दोनों ये जो कितनी नौकरियां दी थी बताइए। इंजीनियर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, बड़े भारी भरकम है। बेचारी हमारी जनता बड़ी भोली है, वो सिर्फ ये जानती है कि उस एक्सप्रेस वे से जब गुजरेंगे तो उनकी कमर तो नहीं टूटेगी। जब वो उस एक्सप्रेस वे से गुजरेंगे तो 8 घंटे का रास्ता 4 घंटे का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़े प्लेन सिंपल बेसिक से सवाल होते हैं जनता के, वो जवाब दे दीजिए। राजीव राय साहब कुछ सवाल उठाए, डॉक्टर मिश्रा ने जवाब। रूबिका लियाकत जी, मैं विशाल मिश्रा जी को समझा देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर हैं और डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो दूसरों को मूर्ख मत समझिए। मैं भी 4 देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मेरा ट्रैक भी पता कर लीजिएगा, डबल PhD हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो जब आप बात करें ना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें हम नहीं करते हैं। रूबिका जी ने बोला कि बेसिक बात है, मैं टेक्निकल बात करूँ, बिजली न्यूज है, सिलिकॉन सीट है, 90% जमीन की अधिग्रहण किया गया था, बिजली आती थी, कितने घरों में बिजली आती थी बताइए ना, कितने लोगों को आपने कितने किसानों का गन्ना का भुगतान किया था, आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले थे, आपने कितने विश्वविद्यालय खोले थे, एक एक करके आप लोग स्काइप से हैं, आप दोनों के एक दूसरे पर चीखने पर सुनिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं आप सुनिए, दोनों इतना टेक्निकल बातें कर रहे थे तो टेक्निकलिटी समझते होंगे, तो आप टीवी की टेक्निकलिटी भी समझिए। एक दूसरे के ऊपर जब आप बात करेंगे तो दोनों की बातें कटेंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं राजीव राय को मौका दे रही हूँ। राजीव जी 30 सेकंड। रूबिका जी, प्रसाद जी के दूसरी किसी ने नहीं बोला कि प्रोफेसर से थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। आपने बेसिक पूछा, चलो आप टेक्निकल की जनता को समझ में आती, बेसिक जनता को जो समझ में आती है कि जब हम लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंचेंगे तो रास्ते में टॉयलेट की जरूरत हो सकती है, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो सकता है, रास्ते में गाड़ी पंचर हो सकती है, ऐसी बेसिक किसी को समझ में नहीं आती है। सर्विस लेन की जरूरत पड़ सकती है, जलपान गृह की जरूरत पड़ सकती है। आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और एक शशि शेखर साहब, आप पत्रकार हैं, देश के हर लोग का अपना परसेप्शन होने का अधिकार है, किसी भी बारे में परसेप्शन हो सकते हैं। जब आप फैक्चुअल बातें हैं, आपने जो एक आखिरी लाइन बोली कि सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और सबसे कम टाइम में और सबसे कम पैसे में, सबसे कम टाइम में जो एक्सप्रेस इंडिया में बना था 2 साल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बना था शशि शेखर साहब। और आप अपने मकान के 2 कमरे हटा दीजिए, बोलिए कि पैसे कम हुए हैं, तो आप आई डोंट मेक ए कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, नेता बोलते रहते हैं। आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में व्यक्तिगत रूप से मैं सम्मान करता हूँ, बट ये फैक्चुअल दृष्टि की बात नहीं है। बार बार जो ये अपराधी की बात करें, जानते हैं प्रोफेसर साहब आपकी अपनी क्या है, किसान आवाज उठाए तो मंत्री का बेटा कुचल दे, बेटी को रात को मिट्टी का तेल कार्ड लगवा दे, सबसे ज्यादा अपराध गोरखपुर क्या है। और जब अपराधियों की बात करते तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान में पहली बार देश के किसी भी बड़े सूबे में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब शपथ लिए थे तो तमाम आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे। और अपनी सरकार ने अपनी पुलिस ने अपने वकील के साथ उनकी इतनी नैतिक और राजनीतिक ताकत नहीं थी, साहस नहीं थी कि उस मुकदमे को अदालत में जाने देते, उन्होंने वापस कर दिया। डोंट हैव राइट टू प्लीज। और आप बात करते हैं सुरक्षा की, अरे एनसीईआरटी के आधार पर बता, महिलाओं पर क्या सबसे ज्यादा नहीं है, महंगाई की बात की, आपने बच्चों को रोजगार की बात किया था। ओके राय साहब, मैं चाहती हूँ जवाब दे दे शशि जी। आप मुझसे पूछ रही हैं रूबिका? हाँ, ये राजीव राय साहब आपसे मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सस्ता है, ये वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा रुबिका जी। नहीं, मुझसे मुखातिब क्या कह रहे थे? नहीं रुबिका जी, मैं रिपीट कर दूं अपना। हाँ अगर आप मुझे हाँ 30 सेकंड में एकदम। शेखर जी सुन रहे हैं आपको। हाँ शशि शेखर सुन रहे हैं आप। मैंने शशि शेखर साहब, मैंने आपकी किसी बात को डिस्प्यूट नहीं किया। मैंने ये कहा कि आप अपने स्वतंत्र अपने परसेप्शन के लिए, मुझे सिर्फ एक फैक्चुअल मिस्टेक से प्रॉब्लम था जो आपने आखिरी लाइन बोला कि सबसे लंबा एक्सप्रेस वे सबसे कम समय में और सबसे कम लागत में
तो मैंने ये कहा था कि सबसे कम समय में अगर करेक्ट तो कैलकुलेट भी करेंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था, कम लागत की बात करेंगे तो अपने घर से 2 बेडरूम कम कर दीजिए, कम हो जाएगा। और गुणवत्ता की बात करते हैं तो जब आप लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच जाएंगे, आपके रास्ते में गाड़ी भी पंचर हो जाएगा, तेल भी खत्म हो जाएगा, भूख भी लग जाएगा, टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। डू नॉट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, यू कैन नॉट क्लेम अबाउट द क्वालिटी। और क्वालिटी की बात हो तो प्रोफेसर साहब है, मैं कहीं भी किसी भी फोरम पर डिस्कशन करने के तैयार हूँ। बिकने के यूज से सिलिकॉन सीट से लेके थिकनेस से लेके रोड कांग्रेस के मानक के हिसाब से कहीं भी करने के, लेकिन ये छोटा सा पड़ जाएगा। मैं बेसिक चीजों पर स्टिक कर रहा हूँ। रूबिका, इनकी आवाज़ थोड़ी मेरे पास ख़राब आ रही थी, जरा आप बताएंगे राजीव राय जी मुझसे क्या मुखातिब थे? जी, आपसे मुखातिब थे और मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। राजीव राय जी ये कह रहे हैं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि वो फैक्चुअल एरर है। आपने जो कहा कि सबसे कम समय में बना, सबसे कम लागत में बना, उन्होंने कहा कि जब आप लखनऊ से गाजीपुर पहुँच जाएंगे तो आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आपको 10 तरीके की और परेशानी आएगी क्योंकि रास्ते में आप कहीं रुक नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये हाईवे नहीं माईवे है। ये मैं जोड़ रही हूँ इसे थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश में। लेकिन शशि जी वो ये कह रहे हैं कि ना तो कम लागत में बना है और ना ही कम समय में बना है, ये फैक्चुअली गलत है। वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं और आज सड़क खुली है, पहले गाजीपुर तक जाएं हम खुद, फिर देखें। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उन्हें जो कहना वो कहें। लेकिन 36 मंथ्स का आज दावा सरकार ने किया है, तो मैंने सिर्फ उस पर टिप्पणी की थी, मुझे किसी पार्टी के प्रवक्ता पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। राजीव राय साहब क्लियर है ये? एमएच खान साहब। रूबिका जी अब सवाल मुझसे है ना? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक्सप्रेस वे हमने ही बनाया है, तो गुणवत्ता देख लीजिए, बनाया उसकी गुणवत्ता देख लीजिए। ये बात सही है कि महिलाओं के लिए कोई बाथरूम नहीं बना है, पुरुष के लिए कोई बाथरूम नहीं बना है, कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं बना है, कोई लिंक रोड नहीं बनी है जहां पर गांव के लोग चल सके उतर सके। लेकिन सवाल इस बात का, एक्सप्रेस वे सारा काम नहीं होने वाला। महंगाई जो चरम सीमा पर रही है, महंगाई की बात भी होने लगी है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर भी होगा, और गुंडागर्दी जो। अच्छा, बस एक बात बता दीजिए खान साहब, ये एक्सप्रेस वे क्या इतना मादा रखता है कि ये चुनाव जिता दे? बिल्कुल ये मुद्दा नहीं रखता है, ये मुद्दा ये काम सरकार का काम करने का काम तरीका कर रहा है। तो फिर आपको एक्सप्रेस वे से जलन क्यों हो रही है? जलन नहीं हो रही है, गलत बनाया है, अच्छा नहीं बनाया है। ये जल्दी चलाकर बेला में उल्टा सीधा बना के खड़ा कर दिया है। हम कह रहे हैं कहाँ लिंक रोड है, हम कह रहे हैं कहाँ बना हुआ है, हम कह रहे हैं कहाँ बना हुआ है, हम कह रहे हैं महिलाओं के लिए जाने के लिए कहाँ बना हुआ है, कहीं रास्ता नहीं देखा। मिश्रा, ये क्या हाईवे आपने बनाया है, ये क्या एक्सप्रेसवे आपने बनाया है? ना पेट्रोल पंप दिया है। आप जानते थे कि जनता पर मार पड़ जाएगी पेट्रोल कीमतों की, इसीलिए आपने वहां पेट्रोल पंप नहीं बनाया। ये महंगाई कैसे जनता बर्दाश्त कर पाएगी? महंगाई, ये बलात्कार बढ़ रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो अभी टोटी पर। हाँ डॉक्टर खान सुन लिया, आप प्रोफेसर मिश्रा को बात रखने दीजिए ना। प्रोफेसर मिश्रा, वो प्रोफेसर मिश्रा क्या बात रखेंगे हम साहब? वो कोई भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता तो है नहीं, वो तो आरएसएस के एजेंट हैं, वो तो अपनी बात कहेंगे। हाँ तो आरएसएस के एजेंट तो सकते हैं ना खान साहब कहें कि हम आरएसएस के एजेंट। भाई लंबे अरसे तक आप भी प्रवक्ता नहीं थे बीएसपी के, लेकिन आपको बुलाती थी ना मैं हुंकार में। मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता और फिर आपको पर्सनली बधाई भी दी मैंने जब आप प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर बन गए, लेकिन बावजूद उसके आपको भी सम्मान के साथ बुलाया जाता था ना। आप क्यों इस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं भाई? आप भी एक टाइम पर ऐसे ही आया करते थे ना। चलिए जब आते अब रुक जाइए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। खान साहब एक सेकंड, सादा भारती में आप एक सेकंड आ रही हूँ। डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए। ओके सर, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। हाँ जी, अगर विकास हो रहा है, अब जब एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उसके किनारे किनारे कल की डेट में उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जो जुड़े हुए शहर हैं उनको एक नया रोजगार सृजन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
12 जगह एम्यूनिटी, 12 जगह पेट्रोल पंप खोलने का प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है? ऐसे बात नहीं होती, ऐसे बात नहीं हो पहले पाएगी सड़क सर, बनती है, ऐसे पहले बात सड़क नहीं हो बनती है, पहले पाएगी। सड़क बनकर तैयार होती है। छोड़ उसके दीजिए बाद ना में सर, पेट्रोल मैं पंप ये कह रही हूँ इस बात की मुबारकबाद तो दी जा सकती है, सारी बातें एक तरफ। एक्सप्रेस वे जो बना है 8 घंटे से 4 घंटे का सफर अगर कर देता है तो इसमें साधना भारती को भी खुश होना चाहिए, राजीव राय को भी खुश होना चाहिए, खान साहब आपको भी खुश होना चाहिए कि एक्सप्रेस वे यूपी की जनता के लिए बना है। अब इस एक्सप्रेस वे के जरिए आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पहुंच जाते हैं, ये जनता तय करेगी, आप जनता के बीच में छोड़ दीजिए ना। फिलहाल मैं साधना, आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आगे के लिए पहले से इनवाइट, ताकि आपको पूरा मौका दे सकूं। वक्त की मेरे पास कमी है। शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया, साधना जी आपका भी, राजीव राय साहब आपका भी, प्रोफेसर मिश्रा आपका भी, और खान साहब आपका भी। भारत पाकिस्तान को लेकर, रिश्ते को लेकर बड़ी खबर, कल से करतारपुर कॉरिडोर एक बार फिर से खुल जाएगा। कल से करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद जो प्रोटोकॉल है वो आपके सामने रख रही हूँ। आरटीपीसीआर रिपोर्ट बहुत जरूरी है यात्रा के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, गुरुद्वारा परिसर में सैनिटाइजेशन टनल को भी लगाया गया है, यात्रा के लिए इंतजाम पुख्ता रखे गए हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाने वाले हैं। सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे कल सुबह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।